खाना भाभी के हाथ से ही खाऊंगा। माँ, पापा, आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारे पास कौन बचा है? माँ, वरुण को देखो, ये कितना डर गया। अब कौन हमारा ख्याल रखेगा? माँ, एक बार उठ जाओ ना माँ, प्लीज। भैया, मम्मी पापा बोल क्यों नहीं रहे? अब अगर मैं आपसे लड़ूंगा तो मम्मी आपको डांटेंगी नहीं। पापा देखो ना, मम्मी उठ नहीं रही। विवेक पागलों की तरह रोए जा रहा था। तभी उनकी पड़ोसन कुंती आंटी दौड़कर आई। विवेक बेटा, होश में आ। देख, अगर तू ऐसे टूट जाएगा तो इस 6 साल के बच्चे को कौन संभालेगा? आज से तू ही इसकी माँ है और तू ही इसका बाप। तुझे इसके लिए पत्थर बनना पड़ेगा। हिम्मत जुटा बेटा, अब समय निकलता जा रहा है। अपने माँ बाप को मुखाग्नि दे ताकि उन्हें शांति मिले। पड़ोसन की ये बात सुनकर विवेक हिम्मत दिखाता है। 17 साल के विवेक ने कांपते हाथों से अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया। उस दिन से विवेक की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसने खेलना कूदना, दोस्तों के साथ घूमना सब छोड़ दिया। उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरियां करने लगा ताकि वरुण को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। ऐसे ही समय हो जाता है और गुजरते समय के साथ 6 साल बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अब विवेक 23 साल का जवान लड़का था और वरुण 12 साल का। विवेक की मेहनत रंग लाई थी और अब वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। ऐसे ही एक दिन विवेक की पड़ोसन अपने हाथों में गाजर का हलवा लिए विवेक के घर आती हैं और विवेक से कहती हैं, विवेक बेटा, मैंने तुझे इन 6 सालों में एक पल भी आराम करते नहीं देखा। तू अब बड़ा हो गया है। मेरी मान तो अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। वरुण भी अब 12 साल का हो गया है। उसे अब एक माँ की कमी खलती है। अगर घर में भाभी आ जाएगी तो वो वरुण को माँ जैसा प्यार देगी और घर भी संभल जाएगा। लेकिन आंटी जी, अभी मेरा पूरा ध्यान वरुण के करियर पर है। शादी करके क्या होगा? अभी तो बस पैसा कमाना है ताकि वरुण को कोई कमी ना हो। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वरुण को एक औरत की ममता चाहिए। और देख, अब मेरा बेटा यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे शहर जा रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं अब हमेशा वरुण का ख्याल रखने के लिए यहाँ नहीं रहूंगी। इसीलिए कह रही हूँ, एक अच्छी लड़की देख और अपना घर बसा ले। विवेक को कुंती आंटी की बात सही लगी। उसने वरुण की खातिर शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद विवेक की शादी सपना से हो गई। सपना एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी। घर आते ही उसने वरुण को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह संभाल लिया। शुरुआत में वरुण थोड़ा घबराता था, लेकिन सपना का प्यार देखकर वो उसका दीवाना हो गया। वरुण अब हर छोटी बड़ी बात के लिए सपना के पीछे घूमने लगा था। तभी विवेक उसे छेड़ रहा होता है, जिस पर अपनी भाभी को शिकायत करते हुए कहता है, भाभी देखो ना, भैया मुझे चढ़ा रहे हैं। विवेक जी, खबरदार जो मेरे लाडले को कुछ कहा। वरुण, तू टेंशन मत ले, आज मैं तेरी पसंद का हलवा बनाऊंगी। अच्छा बेटा, जब से भाभी आई है तब से भाई को भूल गया और अपनी भाभी से अपने बड़े भाई की शिकायत करता है। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे भी। समय यूं ही गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय था। वरुण स्कूल से थका हारा घर आता है। इसके बाद सपना उसके लिए गरम गरम खाना परोसती है, लेकिन वरुण हाथ मुंह धोकर चुपचाप बैठ जाता है। जिसे देख सपना वरुण से कहती है, अरे वरुण, खाना क्यों नहीं खा रहा? देख, तेरी पसंद की भिंडी बनाई है। भाभी, मैं खुद से नहीं खाऊंगा जब तक आप अपने हाथ से निवाला तोड़कर मेरे मुंह में नहीं डालेंगी। मैं एक दाना भी नहीं चखूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पर अभी भी बच्चा ही है। चल मुंह खोल। सपना की ऐसी बातें सुनकर वरुण बहुत खुश हो जाता है और बड़े ही चाव से अपनी भाभी के हाथ से खाना खाने लगता है। तो वहीं सपना ने भी बड़े प्यार से वरुण को खाना खिलाया। विवेक कमरे के दरवाजे से ये सब देख रहा था और उसे बहुत सुकून मिला। लेकिन कुछ साल बाद जब सपना के खुद के बच्चे हुए तो घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। सपना अब अपनी छोटी बेटी की देखभाल में बहुत बिजी रहने लगी। वरुण, जो अब 15-16 साल का हो गया था, उसे लगने लगा कि शायद अब भाभी का प्यार उसके लिए कम हो गया है। एक दिन वरुण स्कूल से आता है और उसे बहुत तेज भूख लगी थी और सपना उस वक्त अपनी बेटी को सुला रही थी। भाभी, जल्दी से खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। वरुण, गुड़िया अभी अभी सोई है। अगर मैं उठी ना तो ये रोने लगेगी। तू किचन में जा, हॉट पॉट में गर्मा गर्म रोटियां रखी हैं, खुद लेकर खा लेना। वरुण को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे लगा कि पहले तो भाभी सब काम छोड़कर उसे खाना खिलाती थी, पर अब उनके पास टाइम नहीं है। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। शाम को जब विवेक घर आता है तो वो देखता है कि वरुण का कमरा बंद है और सपना परेशान बैठी है। पता नहीं विवेक जी, वरुण दोपहर को आया था। मैंने खुद से खाना खाने को कहा तो शायद बुरा मान गया, तब से कमरे से बाहर ही नहीं आया। ये लड़का ना पता नहीं कब बड़ा होगा।
उसे भी समझना चाहिए कि अगर उसकी भाभी बिजी है तो उसे खुद से खा लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी मैं वरुण के पास जाता हूँ, उसे समझाता हूँ। इतना बोलकर अब विवेक जैसे ही वरुण के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वरुण चादर के अंदर लेटा हुआ है। अब जब विवेक चादर हटाता है और वरुण का हाथ पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि वरुण को काफी तेज बुखार है और वो बीमारी की हालत में भी बस एक ही बात बोल रहा है, भाभी मैं खुद से नहीं खाऊंगा, भाभी खिला दो। ये देख विवेक काफी हैरान हो जाता है और तभी वो अपनी पत्नी सपना को अपने पास बुलाता है। और जब सपना ने वरुण की ये हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में वरुण का दिल दुखा दिया था। तभी विवेक उसे समझाता है, सपना अभी यूं इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। अभी विवेक की तबीयत खराब है, उसे तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए अब तुम्हें उसे संभालो। वरुण वरुण उठ बेटा, देख तेरी भाभी आई है। मैं अभी तेरे लिए पराठे बनाकर लाई हूँ। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे भूल जाऊंगी। सपना के बार बार जगाने पर भी वरुण नहीं जगता, जिसके बाद सपना ने पूरी रात जागकर वरुण की सेवा की। अगले दिन जब वरुण का बुखार कम हुआ तो सपना थाली लेकर उसके पास बैठी थी और तभी वरुण अपनी भाभी से कहता है, भाभी मुझे लगा अब आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए आपने मुझे ये कह दिया कि मैं खुद ही खाना निकाल कर खा लूं। पर मैं नहीं जानता था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि रात भर मेरी सेवा में लगी रहेंगी। सच बताऊं तो जब से माता पिता गए तब से भाई ने मेरी देखरेख करी है, लेकिन तब भी मुझे माँ की जरूरत थी और जब आप आई तो आपने माँ की कमी पूरी कर दी। चुप कर पागल, तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे जितना प्यार करती थी उतना ही प्यार अभी भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इसलिए ज्यादा मत सोचा कर। गुड़िया भी छोटी है इसलिए उसका ज्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन प्यार तुझे मिलता है क्योंकि तू मेरा पहला और बड़ा बेटा है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर वरुण की आंखें नम हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वरुण अपनी भाभी से कहता है, भाभी मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं पर खाना तो मैं हमेशा आपके हाथ से खाऊंगा। मेरा यह हक कोई नहीं छीन सकता। पर हाँ, आप चाहे कितने भी बिजी रहो, आप मुझे खाना खिलाकर ही रहोगी, बस बात खत्म। वरुण ने फिर से वही पुरानी जिद पकड़ ली थी और उसने भी ठान लिया था कि चाहे कितने भी व्यस्त हो, वरुण को पहला निवाला वही खिलाएगी। उस दिन से वरुण और भाभी का रिश्ता और भी गहरा हो गया। रश्मि को साफ सफाई की बहुत ज्यादा धुन थी और शायद थोड़ी एसिडिटी की भी दिक्कत थी, इसलिए उसे हाथों से खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी। इस वजह से उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। ऐसे एक दिन उसकी मम्मी मेनका उसके पास आती है और कहती है, आजा बेटा, खाना बन गया है, चल जल्दी से खाना खा ले, मैंने तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, आपने अभी से मेरे लिए खाना बनाकर क्यों रख दिया? वो ठंडे हो जाएंगे और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। नहाई नहीं है तो क्या हो गया, तू सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर ब्रश तो कर लेती है, पहले नाश्ता कर ले और उसके बाद नहा लेना। नहीं माँ, मुझे ऐसे खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो जानती हो ना मेरी आदत क्या है, मैं पहले नहाती हूँ और उसके बाद ही खाना खाती हूँ। आप एक काम करो, वो आलू के पराठे आप दिन में खा लेना, मेरे लिए दोबारा से आलू के पराठे बना दो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है मैंने इसे लाड प्यार में। मेनका ये बोलकर नीचे चली जाती है और रश्मि नहा धोकर नीचे आती है। इसके बाद रश्मि कांटा, चम्मच और चाकू उठाती है और पराठे को काट कर खाने लगती है। ये देखकर उसके पिता भोलेनाथ कहते हैं, अरे रश्मि बेटा, ये तू क्या कर रही है? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजन छोड़ गए, चम्मच चाकू से भी कोई पराठे खाता है क्या भला? माँ आप तो जानती है ना कि मुझे हाथ से खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। फिर आप पिताजी को समझाते क्यों नहीं हो? वो जब देखो मुझे एक ही बात के लिए टोकते रहते हैं। अजी खाने दीजिए, दोबारा से पराठे बनवाए हैं इसने मुझसे जिद करके, वरना ये मुझे एक और बार पराठे बनाने के लिए भेज देगी। अरे मुझसे ही गलती हो गई जो तुम दोनों औरतों के बीच में बोला। खा बेटा, तुझे जैसे खाना है खा। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन भोलानाथ घर आकर मेनका और रश्मि को बताते हैं, आज मेरे दोस्त कृपाल की 50वीं सालगिरह है और हम सबको शाम को उनकी पार्टी में जाना है, तो तुम सब लोग अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ रश्मि, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। उनका बेटा शुभम 30 साल का है और विदेश से पढ़कर आया है। वो पढ़ाई करके आए तो मैं क्यों अच्छे से तैयार हूँ? मेरा उससे क्या लेना देना है? मैं तो शुभम को जानती भी नहीं हूँ। अरे इनका नाम भोलानाथ है, लेकिन भोली बातें तुम करती हो। तुम्हें अच्छे से तैयार इसलिए होना है ताकि हम शुभम को तुम्हें दिखा सकें, और अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तो फिर इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे।
मैं अभी बोल देती हूँ आप दोनों को, अगर मुझे वो लड़का अच्छा लगेगा तभी मैं उससे शादी करूंगी। मैं आप लोगों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए किसी भी अरे गहरे से शादी नहीं कर सकती। बेटी, तू हमारी इकलौती बेटी है और ये मर्जी तेरी होगी कि तुझे किससे शादी करनी है या नहीं करनी, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत रखने के लिए वहाँ हाथ से खाना खा लेना। भोलानाथ चले जाते हैं। शाम के समय मेनका और रश्मि अच्छे से पार्लर से तैयार होते हैं। मेनका ने सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी और रश्मि ने एक प्यारा सा लाल रंग का सूट डाला हुआ था जिसमें वो बिल्कुल लाल परी की तरह लग रही थी। वे सभी लोग कृपाल के जन्मदिन की पार्टी में पहुंचते हैं और जैसे ही शुभम ने रश्मि को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कितनी सुंदर है यार, कितनी प्यारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे लाल परी गाना इसी के ऊपर बना है। इसके बाद अब शुभम पूरी पार्टी में अपने पिताजी का जन्मदिन छोड़कर रश्मि के ही आगे पीछे घूमने लगता है। थोड़ी देर में खाने का समय होता है, जहाँ पूरा परिवार पूरी सब्जी गुलाब जामुन हाथ से खा रहा था, तो वहीं रश्मि भी टेबल पर बैठी है और चाकू छुरी लेकर पूरी को चाकू से काटकर खाने लगती है। ये देखकर शुभम को बड़ा अजीब लगता है और वो बिना रश्मि के पास जाए खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, बुरा मत मानना लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप हाथ से खाना क्यों नहीं खाती हैं? आपके हाथों में तकलीफ है क्या? और अगर मैं चाकू छुरी से खाना खाती हूँ तो आपको कोई तकलीफ है क्या? मेरी मर्जी है कि मैं कैसे खाना खाऊं। क्या आपके मेहमानों के खाना खाने पर कोई नियम बनाया गया है? माफ करना, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको इस तरह चाकू छुरी से पूरी खाते देखा तो थोड़ा हैरानी हुई तो पूछ लिया। वो दोनों बातें कर रहे थे और कृपाल और भोलानाथ देख रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की इस तरह की बातें सुनकर वे समझ गए थे कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। कुछ दिनों में शादी की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ दिनों में रश्मि और शुभम की शादी हो गई और रश्मि घर आ गई। रश्मि ने पहली रसोई में सबके लिए खीर, पराठे, रायता, राजमा, चावल सब बनाया और सबको परोस दिया। उसकी सास कुंती ने कहा, अरे बहू, तू हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रही? हम इतने पुराने जमाने के नहीं हैं जो अपनी बहू को सर पर खड़ा रखें और खुद खाना खाएं। आजा, हमारे साथ बैठ और खाना खा। हाँ रश्मि, मेरा परिवार बहुत ओपन माइंडेड है और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रश्मि खाना खाने बैठ गई। उसने चावल चम्मच से खाए तब सबको वो बिल्कुल नॉर्मल लगी और उसके कुछ ही देर बाद रश्मि ने फिर से चाकू चम्मच उठा लिया और उससे पराठे को काटने लगी। उसे ये करते देखकर उसकी ननद निहारिका ने कहा, भाभी आपने नेल्स लगवाए तो समझ में आता है, लेकिन ये नेल्स इतने भी नाजुक नहीं होते कि आप इससे एक पराठा न तोड़ पाए। आप चाकू से पराठा क्यों तोड़ रही हैं? निहारिका, दरअसल बात यह है कि हाथों से खाऊंगी तो फिर हाथों के अंदर खाना फंस जाएगा और फिर वो स्मेल करेगा और कई सारे जर्म्स भी मेरे हाथों में चले जाएंगे, इसीलिए मैं चम्मच से ही खाना खाती हूँ। रश्मि बहू, सच में एक बार तेरे ससुर जी मुझे घुमाने के लिए विदेश लेकर गए थे, लेकिन वो विदेशी लोग भी इस तरह का खाना हाथों से ही खाते हैं और एक तू है जो भारतीय होकर भी इतनी अंग्रेज है कि पराठे को भी चाकू और चम्मच से खा रही है। शुभम को अपनी पत्नी का ये बर्ताव देखकर बहुत अजीब लगता है। ऐसे एक दिन जब दोनों पति पत्नी रात का खाना अपने कमरे में खा रहे थे तो शुभम ने रश्मि को अपने पास बिठाया और बोला, ये देखो रश्मि, मैं अपने हाथ बहुत अच्छे से धोकर आया हूँ। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा और तुम देखो हाथों से खाना खाना कितना अच्छा लगता है। नहीं शुभम, मैं हाथों से खाना नहीं खाऊंगी। आप मुझे चाहो तो अपने हाथों से खाना खिला दो, लेकिन मैं अपने हाथों से बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी। आखिर कौन सी बात है रश्मि जो तुम हाथों से खाना नहीं खा सकती? मैं ओसीडी के बारे में पूरी रिसर्च करके आया हूँ। ओसीडी में इंसान को हर चीज से दिक्कत होती है, तुम्हें सिर्फ हाथों से खाना खाने से दिक्कत है? ऐसा नहीं हो सकता। सच सच बताओ, बात क्या है? ये बात सुनने के बाद रश्मि उदास हो जाती है और रोने लगती है और उसके बाद रश्मि बताती है, दरअसल जब मैं छोटी थी और स्कूल में पढ़ा करती थी तो मेरी मम्मी मुझे अक्सर मैगी दे दिया करती थी या फिर चावल। मैं चावल हाथों से खाती थी और मैगी भी, और जब मैं हाथों से चावल खाती थी तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। मुझे हाथों से खाना खाना बहुत अच्छा लगता था और एक दिन जब मैं खाना खा रही थी तो कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो कैसे गवारों की तरह हाथों से खाना खा रही है, इसे तो खाना खाना भी नहीं आता। अरे अगर ये इतनी गवार है तो इसको चम्मच से खाना खाना चाहिए ना, हाथों से खाना खाकर तो और भी बुरी लग रही है और देखो कितना सारा खाना भी गिरा रही है। और उस दिन से मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी भी हाथ से खाना नहीं खाऊंगी, ताकि सब लोगों को लगे कि मैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हूँ और इसीलिए मैं अपने हाथों से खाना नहीं खाती। शुभम ये बात सुनने के बाद रश्मि की मासूमियत को और अच्छे से समझ जाता है और कहता है, अरे मेरी भोली पत्नी, लोगों का तो काम ही होता है जज करना। अगर कोई इंसान ज्यादा मोटा होता है तो उसे जज करते हैं, पतला होता है तो उसे जज करते हैं, ज्यादा खाता है तो जज करते हैं और कम खाता है तो जज करते हैं। इसीलिए तुम लोगों की जजमेंट के हिसाब से अपने खाने का तरीका क्यों बदल रही हो? तुम्हें जैसे खाना खाना है तुम खा सकती हो, लेकिन मैंने खुद कई बार देखा है तुम जब भी पराठे को चाकू और चम्मच से खाती हो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत संघर्ष कर रही हो। इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम ये काम दिल से नहीं करती। तुम्हारा पति हूँ मैं,
इतना तो समझता ही हूँ। रश्मि ये बात सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। शुभम सच में इतना ज्यादा समझदार था और उसे कितने अच्छे से समझ रहा था। रश्मि अपने आंसू पोंछती है और पहली बार उसकी थाली में रखे हुए पराठों को हाथों से तोड़ती है और आलू की सब्जी में डुबोकर अपने मुंह में डालती है और कहती है, शुभम ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चम्मच से खाने में इतना मजा नहीं आता था जितना हाथों से खाने में आ रहा है। मैंने अपने बचपन की सिर्फ एक बुरी याद को अपने जीवन भर सीने से लगा कर रखा। थैंक्स, तुमने मुझे उस याद को भुलाने में मदद की। यही तो एक पति का काम होता है, हमेशा अपनी पत्नी का साथ देना। अब आज के बाद कभी मत कहना कि मैं हाथ से खाना नहीं खाऊंगी।